नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स 2023 बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके उसका आंसर की बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सेट वी का है, सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था। यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड सेकेंड से आप ये जान सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और इस वीडियो को देखने से आपको ऑब्वियसली बहुत सारा मदद होगा, एक तरह से रिवीजन भी होगा, और आप अपने 2024 के एग्ज़ाम या फिर जिस भी वर्ष एग्ज़ाम दे रहे हैं बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप अगर मॉडल पेपर या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, जो आपके अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स का सेक्शन खंड ए जो है, खंड अ है, सेक्शन ए है। इसमें 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहता है। इसमें आपको जो भी 50 आ रहा है उसको बना दीजिए। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। सवाल तो थोड़ा सा इजी नहीं है, कठिन ही है। पहला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना सवाल तो इजी है 10 मार्क के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 42 सेंटीमीटर व्यास है, वृत्त बना लिए। इसका 42 सेंटीमीटर अगर व्यास है, डी बराबर अगर 42 है, तो आर आधा कितना हो जाएगा, रेडियस त्रिज्या। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 42 का आधा। तो अब क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे साथियों, पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो अब यहाँ पे आपको 22/7 रखना है। पाई का मान ये होता है, आर जो कि आपका 21 सेंटीमीटर है, तो 21 स्क्वायर यानी कि 21 में 21 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से 70 21 कट गया। अब इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 66 गुने 21। तो ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए बिकॉज त्रिज्या जो है उसमें सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का स्क्वायर कीजिएगा तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए, तो समझाने के लिए मैंने डिटेल्स में आपको समझाया, लेकिन अब थोड़ा सा तेज़ी में हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब मान लीजिए एक का रेडियस 1 होगा, एक का रेडियस 2 होगा, और इस दोनों का अनुपात ही कितना है, इस दोनों का अनुपात जो है वो आपका 4/3 है। माफ़ कीजिएगा, वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। तो यहाँ तो हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात लिख रहे हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात करना है तो इसका भी हम लोग क्यों ना स्क्वायर कर दें, चाहे स्क्वायर मत कीजिए, R1/R2 को ही हम लोग लिख देते हैं कितना, 4/3। अब क्षेत्रफल इतना होता है तो हमें यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम कैसे ला सकते हैं, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग दोनों तरफ पाई से पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, मतलब है तो उतना ही। लेकिन यहाँ पे फार्मूला में हमें चूँकि वृत्त के क्षेत्रफल इतना लाना है, तो इसलिए हम इधर से इधर चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पाई से पाई मल्टीप्लाई किए कोई फ़र्क नहीं, आर स्क्वायर से होल स्क्वायर किए, तो यहाँ भी आपको होल स्क्वायर करना होगा। त्रिज्या का जो अनुपात दिए हुए है 4:3, तो इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 16/9 हो जाएगा, और 16/9 ही आपका वृत्त का एरिया, सर्कल का एरिया का रेशियो हो जाएगा।
16/9 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे मैंने बताया कि अभी तो हमने केवल r का ही स्क्वायर किया तो 16/9 आ गया। तो आप कहिएगा पाई मल्टीप्लाई किए, तो ठीक है, दोनों तरफ पाई से पाई मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा ना। तो इसलिए एरिया जो है वो 16/9 हो जाएगा उसका रेशियो। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उस वृत्त का व्यास होगा। 3rd का आंसर क्या था? सी था ना। 2nd का, 3rd का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 4 होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले तो आप ऐसे चलिए, पाई आर स्क्वायर होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि क्या होता है? 2πr होता है। फॉर्मूला लिखते चलिए। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का व्यास होगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर जो है ना, वो मान लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो 2πr है वो भी 10 सेंटीमीटर ही है। हम आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक्चुअली तो बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि वर्ग और सेंटीमीटर और वर्ग सेंटीमीटर में फ़र्क होता है। सेंटीमीटर आपका लंबाई का मात्रक है और वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल का मात्रक है, यूनिट है। तो बस जो दिया है उसे रख लीजिए। 2πr जो है वो संख्यात्मक रूप से इसके बराबर है, तो ये दोनों को बराबर रख दीजिए। अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काटो, r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, तो r इधर क्या बचा? r केवल बचा। r स्क्वायर था नहीं, r इंटू आर, इतना आप समझ रहे होंगे, मुझे पता है। तो त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो 2 होगा। रेडियस जो है वो आपका 4 होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, 4 कैसे होगा? 4 रेडियस आपका 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा। लेकिन आपसे वृत्त का व्यास न पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। तो d बराबर क्या होता है? 2r होता है। 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। अब समझ में आया 4 क्यों होगा? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan थीटा sin थीटा sec थीटा बराबर व्हाट? यहाँ पे थीटा नहीं है, 30 डिग्री है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसे अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात, tan थीटा का मान आप रखेंगे तो रख लीजिए, कितना होता है? 1/tan 30 डिग्री इतना। sin 30 डिग्री 1/2 होता है क्या? बिल्कुल। और 100 क्या बोलते हैं, cos 60 आपका होता है 1/2, तो sec 60 आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस काट दो, यहाँ पे बच गया 1/√3। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। 4 का क्या ऑप्शन ए है? तो जी हाँ, बिल्कुल 4 का ए आंसर है, 100% करेक्ट है। ठीक है, आंसर भी हम आपको चेक करके वेरीफाई कर देते हैं। कभी कभी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जोश में होश खो देना, तेज़ी में छोटी मोटी सिल्ली मिस्टेक कर देना, तो इसलिए। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, आर त्रिज्या कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी? प्यारे साथियों, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी? यहाँ पे एक होता है चाप, जो होता है इस प्रकार से होता है, थीटा बराबर L/r। तो यहाँ एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे जो थीटा जो है ना, L जो है वो चाप हुआ, चाप की लंबाई। r तो आपको पता ही है कि रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। तो अब देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे साथियों, कि अब यहाँ पे संगत चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो आप हमें बताएंगे। सेक्टर का एरिया कितना होता है, त्रिज्यखंड का एरिया, तो वो आप लोग देखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360
डिग्री। ये होता है, बिल्कुल होता है प्यारे साथियों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो एरिया को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ तो ए वाला फार्मूला उपयोग हुआ, तो अब यहाँ पे एरिया को एरिया ही लिखने रहने देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब बस एरिया है तो एरिया ही रहने देते हैं, एरिया है तो एरिया ही रहने देते हैं। पहले तो आप समझ ले कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ए वाला आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अब कैसे, तो भी आप लोग यहाँ से बस इसी इक्वेशन को इसी में पुट करने के बाद ये आएगा। तो आपसे पूछा गया है कि चाप की लंबाई, तो L बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले फार्मूला से L बराबर आपका हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा थीटा इंटू आर, यही ना, L बराबर थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो अब थीटा इंटू आर की जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं L, बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा इंटू आर की जगह पे हम क्या L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पाई L थीटा बटे 360 डिग्री। बट यहाँ से भी तो अभी ये नहीं आ रहा है ना, चलिए वो भी देख लेते हैं। पाई यहाँ पे L की जगह पे होगा, यहाँ पे R होगा पाई L R। तो अब आप यहाँ से ध्यान देखिए, कैसे ध्यान देना है, तो क्या है, पाई भी है, आर भी है, इंटू एल भी है, यहाँ पे 360 डिग्री भी है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, थीटा केवल नहीं है ना, तो ऐसे तो यहाँ पे बहुत इजी है। देखिए जैसे इसको हम लोग क्या करते, 360 है, उसको हम लोग 180 लिख देते, 2 इंटू ऐसे कर देते, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, तो हम लोग जो ये जो क्षेत्रफल वाले फार्मूला का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चाप पे नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम लोग चाप वाले फार्मूला, परिधि वाले फार्मूला का उपयोग करते तो हम लोग ज़रूर इसको इतना ला सकते थे। तो जैसे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो उसी प्रकार से इस फार्मूला से हम लोग ड्राइव करते तो इतना हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करते तो हमारा आंसर मिल जाता। खैर छोड़िए, समय बर्बाद नहीं करेंगे, और माफ़ी भी चाहते हैं कि समय जो है मैंने ज़्यादा लिया। अब तेज़ी से, चूँकि आपको 100 क्वेश्चन बताना है तो 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, अगर इस रफ्तार से मैं चलूँ तो तेज़ी करना होगा। यहाँ पे आपको बताता हूँ, चलिए। ये होता है आपका n नंबर कोऑर्डिनेट है, इधर आपका x एक्सिस हुआ, इधर आपका y एक्सिस हुआ।
अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस में जाएगा एक्स एक्सिस पर, इधर माइनस में जाएगा। अब इधर क्या होता है, प्लस में जाएगा, नीचे माइनस में जाएगा। वाई एक्सिस को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो अब देखिए 2 -2 यानी कि x जो होता है, पहला तो x होता है आपका, दूसरा आपका y होता है। तो x है -2, तो x एक्सिस पे x कहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, इस लाइन पे होगा। अभी बूंद करने देंगे नहीं। और y कितना है, 5 है, तो y 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे, करीब करीब यहाँ पे होगा। -2 5, ये पॉइंट करीब करीब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चला, अब इस वाले पद को क्या बोलेंगे, ये आपका सेकेंड पद हुआ, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश हो गया क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और आप सभी को पता है कि ये वाला आपका चौथा क्वाड्रेंट होता है। तो ये बिंदु जो है आपका द्वितीय क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट इतना इज लोकेटेड ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितना है। प्यारे साथियों, जैसे आपको लगता होगा कि ये तो x होता है और ये आपका 3 वाले को पहले x बोलते हैं, फिर दूसरे वाले को y बोलते हैं, तो आप कहिएगा कि y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ना। आप कहिएगा कि y की जगह पे 4 है तो 4 आंसर हो गया, y बराबर 4। लेकिन यहाँ पे हो सकता है 4 ही हो, लेकिन सवाल जो है कुछ दूसरा भी हो सकता है, इसलिए इसको कॉन्फिडेंस में 4 मत मार दीजिएगा। पहले वेरीफाई कर लेते हैं। पहले इस पॉइंट को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए 3 यहाँ पे और 4 करीब करीब यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, 3 4, ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो गया बिल्कुल। अब क्या है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई अक्ष से प्यारे साथियों, वाई अक्ष तो यही ना हुआ, वाई अक्ष, ठीक है। तो वाई अक्ष से मतलब यहाँ से इस बिंदु, तो वाई अक्ष से इस बिंदु तो यही ना है, इतना ही दूरी ना, और इतना दूरी पूछ रहा है, ये क्या है, तो इतना दूर देखिए 1 2 3, इतना दूर तो 3 न हुआ, और एक्स अक्ष से इस बिंदु का दूरी तब ऐसे होता। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ दे जो वाई एक्स से बिंदु की दूरी कितना होगी, तो उस वक्त जो एक्स का मान होगा ना, उतना ही दूरी वाई का हो जाएगा, और जितना वाई बराबर है उतना ही दूरी आपका एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। पता चल गया ना, वाई अक्ष से इस बिंदु का दूरी तो 3 यूनिट, यही ना, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, पैरेलल लाइन बराबर होता है 3 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होगी। प्यारे साथियों, मान लीजिए -4 -6 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इधर में दोनों निगेटिव, मूल बिंदु आपका 0 0 होता है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी आपको बता देना है, ठीक है, हाइपोटेनियस दूरी, तो मतलब एक तरह से कर्ण बन जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर दे तो ये दूरी आपका -4 हो जाता, ये दूरी आपका -6 हो जाता, ठीक है। तो कर्ण 4 आपको पता चल गया, और इसका आधार भी पता चल गया 4 यूनिट, ऊंचाई भी पता चल गया -6 यूनिट। तो कर्ण का सूत्र आप नहीं निकाल सकते हैं, क्या होता है कर्ण बराबर जो होता है वो आपका होता है आधार का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे -4 था, -4 का स्क्वायर कीजिए प्लस -6 का स्क्वायर कीजिए, इसको रूट में डाल दीजिए, वही आपका कर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 को -6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 52, √52, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और √52 को हम लोग 13 26 13 जगह 4 गुने 13 लिख सकते हैं। अब 4 को हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा 2,
और 13 जो है वो अंदर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होता है। और ऐसे आपको नहीं पता तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होता है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो बस इस फार्मूला का उपयोग कीजिए। और मैंने प्रूफ किया कि ये फार्मूला क्यों होता है, क्योंकि यह असल में कर्ण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल की तरह एक तरह से बन जाता है अगर मूल बिंदु हो तो, मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है। पहले तो हम लोग को वेरीफाई भी कर लेना है। 8 का आंसर जो था वो आपका क्या था, ए मारे हैं हम, तो 8 का आंसर भी आपका ए है। 9 उससे पहले डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना जो हमने 3 यूनिट किया था, 7 का ए है। 6 का देख लेते हैं, 6 का बी है और 5 का सी था, 5 का भी बी था, 5 का भी बी था, 5 का प्यारे साथियों जो था आपका बी था, 5 का बी था। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाता, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाता। और 4 का आंसर जो है वो ए नंबर 4 का है, वो भी बिल्कुल सही है। तो बस 5 में हम लोगों ने गलती किया है, 5 का बी आंसर होता, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन में है इतना कि इतना के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपका x1 इंटू x2, -3 में से 4 को घटा दीजिए, फिर होल स्क्वायर करना है। y2 में से y1 को घटा दीजिए, 2 में से 5 को घटा दीजिए, होल स्क्वायर कर देना है। यही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। दूरी को हम डिस्टेंस डी लिखते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे, -3 -4 -7 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, -2 में से -3, 2 में से -5 गया तो 3 का स्क्वायर। ये आपका 17×7 = 49, इधर हो जाएगा 9। √58 आपका सही आंसर होगा। √58 को हम लोग √58 ही रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन 9वां का आंसर पहले मैच कर लेते हैं, बी बिल्कुल सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन, इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। अब प्यारे साथियों 2 पॉइंट दे दिया गया है, -3 और 4, एक पॉइंट दे दिया है 7 और 8। अब क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड का इसका मध्य बीच में से अगर काट दिया जाए तो ए पॉइंट आपका क्या होगा। पॉइंट मान लेते हैं पी है, एक्स वाई है, ये क्या होगा। तो प्यारे साथियों मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो अब डाल दीजिए, x1 ए है, x2 ए है, दोनों को जोड़िएगा, 7 में से 3 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 4/2, यानी कि 2 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपका 2 आ गया। दूसरा देख लीजिए, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पे 2 से भाग दीजिए तो 8 4 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, तो ये पॉइंट आपका आ गया 7। 2 और 7, 8 4 12 होता है और हम 14 जोड़ रहे थे, बताइए। तो आपका 6, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 37 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है। तो बस किसी एक को ना हमको कॉस में बदल देना है,
तो ये फार्मूला का उपयोग आपको करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम थीटा की जगह पे 53 रख दें तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री बराबर भी क्या होगा आपका, 1 ही होगा। ये बात आप याद रख लीजिए कंसेप्ट। थीटा का मतलब अगर ये फार्मूला सही है तो थीटा की जगह पर हम कुछ भी रख दें, लेकिन हाँ इस इक्वेशन में दोनों तरफ रखना होगा। थीटा अगर मान लीजिए 0 डिग्री रखे तो यहाँ कॉस वाले में भी 0 रखना होगा, और तब वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका 1 आएगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइन को हमको कॉस में बदल देना है। तो इस फार्मूला का तो यहाँ पे उपयोग ही नहीं है, बाद में उपयोग आएगा। पहले हम लोग इसको हम लोग बदल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर आप क्या होता है प्यारे साथियों, कॉस 90 माइनस थीटा। ये होतवा कि ना होतवा, बिल्कुल होतवा। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे 15 रख दीजिए, 53 साइन 53 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है यानी कि 53 डिग्री। इतना से 53 डिग्री को इस यहाँ से हमने उल्टा चल के ऐसा कर दिया, यहाँ से हम लोग उल्टा चल के ऐसा कर दिए इस फार्मूला का निकाल करके। यहाँ थीटा 53 था इस वाले फार्मूला, तो यहाँ भी हम 90 के जगह वैसा ही थीटा की जगह पे 53 रख देते हैं। अब कहिएगा कि अब हम लोग तो ऐसे चलते हैं, अगर ऐसा कुछ आया तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं, तुम ऐसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, जो है कॉस आपका। अब यहाँ पे घटा दो बालक, 90 में से 53 घटाओगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री बराबर आपका क्या आ गया, कॉस 37 डिग्री। तो इस 53 को हम लोग लिखेंगे कॉस 37 डिग्री, और फिर स्क्वायर है तो इसी प्रकार से दोनों मल्टीप्लाई होगा ना। फिर कॉस 37 डिग्री लिखते, फिर एक जगह लिखते तो आपका 2 बार मल्टीप्लाई लिखो चाहे स्क्वायर लिखो, बतवाए कि। अब देखो बालक, 37 डिग्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 37 डिग्री क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उस फार्मूला पे बैठ रहा है, बिल्कुल। तो जब इतना बराबर 1 है तो इतना बराबर भी 1 होगा। थीटा कुछ भी रहे बालक, यहाँ पे 1 डिग्री भी रहता, दोनों जगह पे 1 डिग्री, तो भी आपका 1 ही होता। ऑप्शन बी आपका 11 का बी हो जाएगा, 11 का बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। यहाँ पे भी आपको यही करना है, इसको आपको बदल देना है। कैसे बदलेंगे, तो वही फार्मूला लगाइए। कॉस, अगर पहले तो आप ये समझो कि माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कॉस 42 डिग्री गुने 42 डिग्री। ये होता है ना कॉस 42 इंटू कॉस 42, उसी को हम लोग एक जगह पे लिखे तो स्क्वायर। अगर फिर से मल्टीप्लाई रहता कॉस 42 तो यहाँ पे पावर क्यू हो जाता ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें। अब कॉस 42 को हम लोग 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे और इसको साइन में बदल देंगे, साइन 90 माइनस 42 डायरेक्ट ऐसा। और यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़ एक जगह ही करते हैं। अब 90 में से 42 घटाओगे तो क्या आएगा, साइन आपका आ जाएगा 48 डिग्री। तो बस यहाँ भी वही चीज़, तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 48 डिग्री, और इसका मान होता माइनस, तो माइनस रख दिए। ये भी आपका साइन स्क्वायर 48 डिग्री आ गया। अब प्लस साइन स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 48 कट गया, तो अब 1 तो छोड़ जाइए, कट गया, बाकी क्या बच गया, तो जो 0 बच गया। 12 का एक आंसर है, बिल्कुल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, इतना तो सेक थीटा का मान क्या होगा। प्यारे साथियों
ये फार्मूला आपको पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। टेन थीटा हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो √3। तो √3 का स्क्वायर करवा तो 3 आ जाता कि ना आ जाता, तो 3 एक क्या हो गई लो, 4 हो गई लो। तो यहाँ पे स्क्वायर है सेक, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट डाल दो, तो इस जोड़ा बनेगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 गुने 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जोड़ा रूट सेक एक निकल जाता है, तो यहाँ पे सेक आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सेक थीटा जो निकालना था वो हमने निकाल लिया 2, तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देख लेते हैं, वेरीफाई करते जाएंगे। 13 का आंसर है डी। 13 का कितना आंसर है, डी। 13 का आंसर है डी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14वां नंबर। यदि इतना बराबर इतना तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर हम लोग कॉस में अगर इसको परिवर्तित करते हैं तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। क्या, कौन सा फार्मूला है, तो अगर हम लोग ऐसा कर दें, ये तो हमें पता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यही ना, स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करो बालक। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस की जगह पे प्लस लिख दिए, 2 की जगह पे 2 लिख दिए, ए के जगह पे कॉस थीटा लिख दिए, बी की जगह पे इंटू में साइन थीटा लिख दिए, सेक थीटा ना लिखेंगे बालक, सेक थीटा। यहाँ पे 25/4 ही रहने दो। अब क्या होगा प्यारे साथियों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है या नहीं, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा जो ऊपर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, तो अब यहाँ से यहाँ कट गया, बचा 1। कैसे आया 1 वो भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे अब देखिए, तो ए बराबर इतना बराबर आपका इतना है। अगला स्टेप इतना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, ये दोनों आपका 1 हो जाएगा, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 2 बराबर 25/4। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना निकालो, तो इतना को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, इस 2 को उधर भेज देंगे तो जाएगा घटाव में, हाँ कि ना। तो अब घटाव में जाएगा तो आपका इतना तो आंसर आ गया, बस इसको भिन्न का घटाव कर दीजिए, जो वैल्यू इधर आएगा वही इसका वैल्यू होगा, 25/4 - 2, तो 8 में से गया, 25 में से 8 गया तो 17, और नीचे 4। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 का बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर। 15वां नंबर में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, इतना बराबर व्हाट इज, बस कन्फ्यूजन करना है। इसमें 2 फार्मूला का उपयोग होगा, एक तो आप ऐसे वाला tan और cosec है ना, तो यहाँ पे वो फार्मूला लगाना उचित नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट ही देते हैं तो बेहतर रहेगा।
अच्छा, ये चीज़ आपको पता है या नहीं? हाँ, इसको हम लोग सेक में बदल सकते हैं कि नहीं? इस फार्मूला का उपयोग करना होगा। साइन 90 माइनस थीटा पता है आपको, टेन 90 माइनस थीटा पता है आपको, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा पता है आपको क्या? कॉट नहीं, यहाँ पे कॉसेक लिखते हैं या फिर सेक लिखते हैं। सेक 90 माइनस थीटा पता है आपको? चलिए, पता है तो बताइए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब प्यारे साथियों, ये फार्मूला केवल देखने के लिए नहीं है, इसे हम लोग खाएंगे भी। खाएंगे कैसे? तो इस थीटा के जगह पर हम लोग 0 डिग्री रखें तो यहाँ भी 0 डिग्री रखना होगा। तो ये जो वैल्यू है वो इसके ऑलवेज बराबर होगा। थीटा का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल रूप है, इसके जगह पर आप जो भी डाल दो, ये जो है ये हमेशा बराबर ही रहेगा। ये बात आपको, कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखे तो भी इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा। यहाँ भी रखना होगा 90, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या करेंगे? इस वाले फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 57 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 57 डिग्री रखें तो यहाँ भी हम लोग को 57 डिग्री रखना होगा। तो कॉसेक 57 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर भी लगा ही दीजिए, ठीक है, स्क्वायर लगा ही दीजिए, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर ही बच के आएगा। तो सेक 90, यहाँ 90 है तो 90 माइनस 57 माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखो, इसको 90 में से 57 घटाओगे तो 33 ही आएगा। तो असल में क्या आ गया? सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर। आपको ये नहीं ना पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है, फार्मूला है। तो यहाँ पे देख लो, थीटा के जगह पर 33 रख दिया है, तो यहाँ भी थीटा के जगह पे 33 ही रखा है, यानी कि इस फार्मूला का मैच हो रहा है। इसलिए इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा 1। बी आपका 1 हो जाएगा। तो 15वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। 15वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 15वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी है। आपका सी आंसर है। कितना है आंसर? सी। 15 का आंसर जो है वो आपका बी है, बी है, बी है। माफ़ कीजिएगा साथियों, बी है। जो मैंने मारा है वह है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब शॉर्टकट में मैं चलूँगा। इसको ना, ये जो है साइन 70 डिग्री, असल में ये बराबर है आपके कॉस 20 के बराबर है, कॉस 20 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पे देखिए, साइन 20 कॉस 70 जो है ना, वो असल में साइन 20 के बराबर है। आप 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला पे रख के इसको लाइए, इसको भी लाइए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखो, कॉस 20 डिग्री गुने कॉस 20 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो, प्लस का चाहिए, प्लस कर देंगे। साइन 20 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री, ये वाला, क्योंकि कॉस 70 तो साइन 20 होता है। तो साइन 20 डिग्री इंटू कॉस साइन 20 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, हाँ कि ना? अब बराबर में हमें नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि साइन 20 कॉस 20 का मान हम लोग जानते ही नहीं है कि उसका वैल्यू रखे फिर स्क्वायर करेंगे और फिर हम उसका आंसर ला देंगे। नहीं, हमें नहीं पता।
तो लेकिन हमें ये तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या ये फार्मूला और ये फार्मूला मैच हो रहा है? यहाँ पे थीटा के जगह पे देखो, इस इक्वेशन में 20-20 डिग्री रख दिया है, तो यहाँ पे 20 डिग्री रखो, 50 डिग्री रखो, 1 डिग्री रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसका मान 1 है तो थीटा कितना भी रखे तो भी उसका मान भी 1 होने वाला है। 16 का 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर 16 का ए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये वाला चीज़ें है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉस 53 जो है असल में साइन 38 डिग्री के बराबर है। तो साइन 38 माइनस साइन 38 असल में घट के 0 आ जाएगा। 17 का ए आपका आंसर हो गया। 18वां नंबर देखिएगा, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की संभावना है। प्यारे साथियों, इसका आंसर ही हम केवल आपको बताएंगे, 1/4 इसका आंसर होगा। अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी बराबर इतना, तो पी डैश का मान कितना होगा, 0.95। 19 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि ए। देखिए पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होगा। प्रायिकता में टोटल नंबर ऑफ 100% प्रायिकता आएगा कब, जब उसका वैल्यू है 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए पी ई जी दे दिया गया है इतना, यहाँ पे रख देंगे 0.05। पी ई बार हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, बराबर में 1। अब इस 1 को इसमें से घटा सकते हैं, तो पी ई डैश हमारा नहीं निकल गया, बिल्कुल निकल जाएगा। 1 में से 0.05 को घटाओ तो आएगा 0.95। 19 का बी हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में केवल। आप कहिएगा कि तुम माइनस से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, तो मैं कहूँगा कि माइनस का हम मल्टीप्लाई नहीं लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस 1 बन जाएगा ना, प्लस 1 बन जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, उसमें से माइनस का कॉमन लेंगे तो बन जाएगा आपका, प्लस पहले से था, माइनस हमें निकालना है, तो वो आपका बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इस फार्मूला का उपयोग तो आप जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या है माइनस, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोग जान चुके हैं कि ये 1 आएगा -1, यानी 20 का सी होगा, बिल्कुल सही। 21वां नंबर क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं आपको बता देता हूँ। शंकु का जो आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, 1/3 1/3 तो कट ही जाएगा, फिर भी लिख देते हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। कितना है, शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कट गया, अब क्या बचा, अब बचा आपके सामने
21 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, 9/5। 9/5 इसका आंसर होगा। कैसे वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा। एनमा पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग जब 10th में थे 2016 में, तो एक सर ने पूछे थे, क्यूज खिलवाए थे, प्राइज वाइज बहुत सारे रखे थे। तो क्यूज में क्या था, मुझसे एक पर्ची फाड़ा जाता था और उसमें छोटा छोटे अक्षर में सवाल लिखा रहता था, और 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है, और एक पर्ची को मोड़ के रखा हुआ है एक डिब्बा में, बड़े से डिब्बा में। उस पर्ची से खोल करके निकाला जाता था, उसमें जो सवाल रहता था वो इससे पूछा जाता था। ऐसे ऐसे करके 5 पर्ची खोल के इससे 5 सवाल पूछ लिए। फिर क्या होता था, यह 4 सवाल, इसने चारों सवाल का जवाब दे दिया, तो फिर इस डिब्बे में से बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं पर्ची में, उसमें जो भाग में आया वो इससे सवाल पूछे गए। तो मेरे से भी शायद ऐसा सवाल आ गया था। तो उस वक्त तो मैं बहुत चौंक गया था, मैथ में बहुत तेज़ था, फिर भी इसका आंसर हम निकाल ही नहीं पाए थे। तो लेकिन इसका आंसर बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम थे, वो क्या कर रहे थे, TN का फार्मूला लिख रहे थे, मिटा रहे थे कि n-1 होगा, d होगा। तो यहाँ पे न a पता है न d पता है, यहाँ पे n क्या है, ऐसा ऐसा सोच ही रहे थे। लेकिन प्यारे साथियों, इसका आंसर बहुत इजी है। कैसे, एनमा पद आपको ए दे दिया है, इतना दे दिया है, एन श्रेणी का एनमा पद इतना है। एनमा पद कितना है, एनमा पद 5 - 3n है, यानी कि असल में TN आपको इतना मिल चुका है, क्वेश्चन में दे दिया। अब कहिएगा कि हम अब इस फार्मूला से इससे कैसे सार्वंतर निकालें, तो कभी भी नहीं निकलेगा। इस TN के जगह पे इसको यहाँ पे बराबर में डालना ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा। प्यारे साथियों, इसका होता है ना प्रैक्टिकल करना, वो आपको आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एनमा पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, चौथा पद क्या होता है, और ये ऐसा फार्मूला है तो उसका हम लोग उपयोग कैसे करें। तो उपयोग हम लोग ऐसे करेंगे कि इस TN के जगह पे, n के जगह पे क्या करेंगे, हम 1 रख देंगे। तो T1, यानी कि अब n के जगह पे 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, 3 × 1। असल में क्या होगा, n की जगह पे 1 रख रहे हैं तो असल में पहला पद हमारा आ गया, पहला पद हमारा आ गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, पहला पद हमने निकाल लिया। अब इस n में हम लोग क्या रखेंगे, अब 2 रखते हैं, तो अब यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 5 - 3 × 2 यानी -6, क्या आया, -1। पहला पद 2 आया, सेकेंड पद जो है वो आपका आया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें मात्र 2 पदों की आवश्यकता होती है। आप चाहे तो और निकाल लो, तीसरा भी निकाल लो, लेकिन समय ही जाएगा। 5 - 3 × 9, -9 क्या हो जाता, ये आपका हो जाता -4। तो चलो, पहला पद 2, दूसरा पद -1, तीसरा पद -4, एक पद, 2 पद, 3 पद निकाल लिए। अब सार्वंतर क्या करना होता है, कोई 2 को घटा दो, कोई 2 को घटा दो, चाहे इस पहले दूसरे को घटा दो या दूसरे तीसरे को घटा दो। लेकिन याद रखना, नेक्स्ट वाला पहला में से दूसरा मत घटा देना, दूसरा में से पहला घटाना, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा में से पहला पद घटाना, या फिर तीसरा में से दूसरा पद घटाना। हमेशा आगे वाला, और घटाना है आपको पीछे वाले से। 10वां पद आप लिख रहे हैं तो आपको घटाना होगा 9वां पद, तभी जाके सार्वंतर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घटाएंगे -1, दूसरा पद आपका -1 है तो -1 लिख दिए। घटाना है, अब फिर घटाव का चिन्ह दो। पहला पद क्या है, +2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ,
अब ये दोनों को अब जोड़ दो घटा दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों में माइनस का चिन्ह है माइनस, सार्वंतर क्या हो जाएगा -3। आंसर आ गया। कहेगा सर नहीं समझ में आया, तो मैं कहूँगा कि चलो घटाने में दिक्कत हो रहा है तो तीसरा में से दूसरा को घटा दो, तो भी -3 ही आएगा। देखो -4 तीसरा पद है, उसमें से दूसरा पद घटाएंगे, घटाओ -1। तुम अब कहोगे कि यहाँ पे 2 बार घटाओ क्यों लिख दिया, तो तीसरा पद में से हमें क्या करना था, दूसरा पद घटाना था। घटाना तो घट का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये अगर यहाँ पे दूसरा पद -1 न रह के +1 रहता तब हमारा 2 चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे -1 है तो -1 में से -1 घटाना है, -4 में से -1 घटाना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस का चिन्ह। तो -4 + 1 जोड़ दो घटा दो, घटाओ 3 आया, किसका ची बड़ा, -4 जो होता है वो ना बड़ा होता है, तो उसका वाला चिन्ह लग जाएगा -3। यहाँ से भी आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखें, त्रिभुज का निर्देशांक कितना है, कोऑर्डिनेट जब इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2 + x3, आपको पता ही होगा y3, y1 + y1, ये तो आपको पता ही होगा, यही निर्देशांक होता है। जोड़ दो 4 0 5 9, 9/3, 6 4 10 5 15, 15/3, तो ये आपका आ गया 3 और 5, 3 और 5 जो है वो आपका आंसर हो गया। जब एक बेलन का वक्र 23 का आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल है। 24वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका डी है। इसका भी आंसर जो है वो इतना ही आएगा, 7:3 आएगा। अब कैसे आएगा, तो 2 बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और उसका आयतन इतना है, उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। प्यारे साथियों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, और फिर आयतन क्या होता है बेलन का, πr² होता है। तो ये दोनों को हम लोग बटा में लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था ये कितना दिया है, 264, यहाँ पे मीटर² है, आयतन आपका होगा m³, ये कितना है 924। देखो ये था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हम फार्मूला लिखे और फिर बटा में आयतन का फार्मूला लिख दिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको भी बटा में लिख देंगे। अब यहाँ से h से h कट जाएगा, क्यों कटेगा प्यारे साथियों, एक ही बेलन है, मतलब उस बेलन का ऊंचाई थोड़े है कि बदल जाएगा, आयतन निकालने के वक्त 5 बन जाएगा और क्षेत्रफल निकालने के वक्त 10 बन जाएगा, वो तो h हमेशा सेम ही रहने वाला है ना, 5 है तो 5 ही रहेगा, तो यानी कट गया। पाई तो परिमेय संख्या है, दोनों कट गया, 2 नहीं कटेगा, हाँ एक r से नीचे 2 गुने बार r है, r² था तो एक r कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका आपसे पूछा जा रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो यहाँ से बस आपको बचा, ऊपर बचा 2, नीचे बचा r, यहाँ पे बचा इतना 264/924। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी, यहाँ से जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r आपका आ जाएगा यहाँ से, और r आ जाए तो किसी एक फार्मूले में रख दीजिएगा, तो वहाँ से आपको ऊंचाई भी मिल जाएगा, और जब ऊंचाई मिल जाए तो फिर दोनों को अनुपात कर दीजिएगा,
24 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, इतना बिंदु है केंद्रक का मूल बिंदु। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है वो आपको पता है? त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? सेंट्रॉयड। तो आपको पता ही होता है कि मान लीजिए सेंट्रॉयड XY है, तो किसके बराबर होता है? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 इतना के बराबर होता है। बोल रहा है कि जो केंद्रक है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु यानी कि 0 0 है। आई तो इतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो 0 बराबर हम लोग रखेंगे x1 + x2 + x3/3। 3 का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर जाएगा कि 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा। तो 0 बराबर क्या आ गया है? x1 + x2 + x3। इसी प्रकार से 0 बराबर भी आ जाएगा y1 + y2 + y3। अब x जो है x1 असल में ABCD है, ABC ना है, तो A + B लिख दो। यहाँ पे आपका BCA, तो 2 इक्वेशन आ गया। एक तो आ गया A + B = 0, फिर आ गया A + B = 0। तो यहाँ पे देखिए A + B + C = 0 है। आपने तो इतना निकाल लिया, लेकिन यहाँ से हॉल क्यों पूछा जा रहा है? तो एक आपने 9वां में फार्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा का कि अगर A + B + C = 0 तो देन A³ + B³ + C³ बराबर होता है 3ABC। ये आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तीनों बिंदुओं का केंद्रक निर्देशांक दे दिया गया है, कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत इजी कर दिया है मूल बिंदु दे करके, वरना आपको फार्मूला लगाने पड़ते। 3 बिंदुओं दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आप तीनों बिंदु ड्रॉ करें, 0 0 वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बिंदु त्रिभुज का यहाँ। फिर क्या है, तो 0 4 0 4 वाई एक्सिस पे आएगा, 0 4 3 0 यहाँ पे आएगा, 3 0। अब यहाँ से देखो बालक, ये त्रिभुज 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है। इसका दूरी 4 हो गया, इसका दूरी 3 हो गया, तो ऊंचाई आपको पता है 4, आधार आपको पता है 3, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर दोगे तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे जो भी से 26 का भी आंसर हो जाएगा, 25 का भी, और 25 का से 26 का भी सही है। इसी प्रकार से 27 नंबर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, त्रिभुज इतना इतना समरूप है, ई और एफ इतना है, तो BC का क्षेत्रफल इतना है, तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे साथियों, समरूप त्रिभुज है दोनों, तो समरूप त्रिभुज
का भुजा जो होता है संगत भुजा अनुपातिक होता है, यानी कि ए बी, तो इसका डी ई जितना होगा उतना ही क्या होता है बी सी जितना होगा उतना ही आपका ई एफ होगा। बस इसी का प्रयोग कर देना है। बी सी आपका दे दिया है 4, ई एफ दे दिया है 5, तो हमें ए अनुपात डी ई, ए बी अनुपात डी ई का भी वैल्यू मिल गया, ए बी अनुपात डी ई का भी वैल्यू मिल गया 4:5। तो जब हमें यहाँ आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अट्ठाईस का आंसर हो जाएगा सी। अस्सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का 4, दूसरे वाले का 5 का होल स्क्वायर इधर करके, तो ये आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 16 25 80, 5 मरतबे कर देंगे। अब 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 125। तो 28 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, बी आंसर होगा। 28 का जो आंसर है वो बी होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगत भुजाओं का अनुपात का होल स्क्वायर बराबर होता है त्रिभुज 1 और त्रिभुज दोनों के एरिया का अनुपात। बस यही रूल अपनाया गया है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 14 गुने 14, 2 मरतबे में 14 दूना 28 गुने 22। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 6 4 5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 4, फिर आपका 6 9 2 296, 56 44, 14 दूना 28 गुने 22, 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 616।
प्यारे साथियों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इसलिए आप आंसर देख लीजिए। 30 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 29 का सी जो था, किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसकी परिधि क्या होगा? 2πr कर दीजिएगा, परिधि निकल जाएगा। ठीक है, 2 × 22/7 गुने r कितना है? 14। 2 मरतबे में कटा, 22 × 4 बराबर 88। इतना आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में लिखने के लिए 49/100, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो बच्चा है हमारा, इसका आंसर कैसे होगा? तो 9th का क्वेश्चन है, आपको करना होगा x बराबर 494949 0 पॉइंट ऐसे ऐसे एज इट इज। फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ इस इक्वेशन में, तो 100x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 49/494949। अब इस दोनों को घटा देना है, तो दशमलव के बाद वाला 0 हो जाएगा, इधर बचा केवल 49 और इधर बचा 99। x बराबर 49, तो x जो है वो आपका 49/99 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ये तो आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 3√3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना का शून्यक होगा। शून्यक जहाँ भी कहे बराबर में आप 0 रख दीजिए। -25 बराबर 0, तो x बराबर जो है 25/10 हो जाएगा, यानी कि 2.5, या फिर 5/2। 33 का ये हो जाएगा। चौंतीसवां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना का घात क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30 आएगा, और प्लस में ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका घात पूछ रहा है तो स्क्वायर जो है ना 2, यही इसका घात है। डिग्री आपसे पूछ रहा है, डिग्री, तो क्वाड्रेंट इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? द्विघात बहुपद का डिग्री 2 होगा, घात 2 होगा ना। इसको सॉल्व करना ही नहीं है यहाँ पे, जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो 34 जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ये जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये जो है ये आपका त्रिघात समीकरण है। ये जो है 35 का, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करने पे x² आएगा और यहाँ पे x² आएगा। द्विघात समीकरण 35 का ये ही है, रूट ए भी नहीं है, ए भी है। ठीक है, यही होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में टर्म में आएगा ही आएगा और बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण वही होता है जिसका पावर 2 रहे, उससे अधिक ना हो और न फ्रैक्शनल भिन्न के रूप में हो ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए रूट में था, यहाँ भी रूट में था, यहाँ पे तो पावर 3 चला गया था, यहाँ जो है पावर 2 सॉल्व करने पे आएगा ही आएगा, और कोई भी पावर भिन्न के रूप में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो गया था। 36वां नंबर क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इतना इतना का मौसा क्या होगा? 36 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसा इतना हो जाएगा। कैसे? तो जैसे हम लोग 20 हो तो हम लोग इसको नहीं लिख देते हैं 2 × 2 × 5, 4 × 5 = 20। 40 हो तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 5, ऐसे लिख देते हैं। और फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं? जो अधिकतम कॉमन हो, सबसे अधिक कॉमन हो रहा हो, उसको हम लोग लिख देते हैं। तो 2 का पावर 2
गुण जो है वो हमारा क्या हो रहा था कॉमन, तो उसका आंसर क्या होता, 4 होता। इसी प्रकार से इसको हम लोग अभाज्य रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, p का q, q का q, p स्क्वायर q। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा जो मिल रहा है आपको, दोनों में सबसे अधिक मिलने वाला कौन है, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर, p स्क्वायर और q स्क्वायर मिल रहा है। और यहाँ पे 20 और 40 जो हमने बोला था वहाँ पे 5 भी मिल रहा था, तो इसका आंसर होता 20। इसका आंसर 20 और इसका आंसर जो अधिकतम कॉमन लिया जा सके वही मस होता है। जिसका अधिकतम हम लोग कॉमन ले सके वही मस होता है। इसलिए 36 का 20 आंसर हो जाएगा, 36 का बी आंसर हो गया। 37 नंबर पे चलते हैं। ये तो आपका कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा बराबर 0। 37 का सी हो जाएगा। 38वें नंबर पे चलते हैं। इतना 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 तथा इतना का एलसीएम इतना है तो n बराबर वाट होगा। चलिए, यही है कि समय बहुत लगेगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके ही बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ होता है कि अधिकतम दोनों में हो, वो सबको लिख देना है। और इसमें है कि जितना है वो सारा लिखो, जितना है एलसीएम में वो सबको लिखो, और जो चीज़ मिल रहा है उसको एक ही बार लिखना। मान लीजिए 2 का पावर 5 है, दोनों में 2 का पावर 5, तो उस वक्त 2 का पावर 5 को केवल 2 ही लिख के छोड़ देना, बाकी सब मिल रहा है उसको भूल जाना है। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या आपका 2 के पावर 3, यहाँ पे मिल रहा है 2 के पावर 1 ही है, और यहाँ पे तो 3 का पावर है, यहाँ भी यहाँ भी। तो इसका आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम को तो यहाँ पे छाट ही देना था, 2 के पावर 3, यहाँ का मैक्सिमम 2 के पावर 3, और यहाँ तो खैर मिल ही रहा है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको भूल जाइए। यहाँ 3 मिल ही रहा है, इसको भी निगलेक्ट कर दीजिए। 3 का पावर n ए, और 5 जो कोई में नहीं है उसको भी लिख देंगे। उस उतना ही बराबर है आपका ए, आंसर दिया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5। तो यहाँ से 5 से 5 कटा, 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कटा, 3 के पावर n बराबर 3 का स्क्वायर। इससे क्या पता चला, n जो है वो आपका 2 है। 38 का सी हो जाएगा। 49वां नंबर, अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल क्या होगा। तो गुना करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 बराबर -2 हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से परिमेय संख्या है। 39 का ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 39 का ए आपका आंसर हो जाएगा। रेशनल नंबर। बहुपद का शून्य क्या होगा, यहाँ पे तो आपको शून्य निकालना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस प्लस 6x माइनस 2x करेंगे, तो जोड़ने पे भी और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जा रहा है, तो x बराबर आपका आ जाएगा -6। और x बराबर 2, 6 और 2 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बेलनों का अनुपात इतना है, तो प्रक पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात
प्यारे साथियों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको 100 नहीं डिस्कस करके बताऊँगा। इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो आप क्या कीजिए, तो लिंक पे क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए और आप खुद से बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।